मामले में नया बड़ा खुलासा। मसूद और बहराइच का हाथरस कांड से क्या है संबंध? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है राष्ट्र दरबार में। शुरुआती सवालों की जानकारी देंगे आपको मुख्य खबर में, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के अन्य सुर्खियों पर। किसान आंदोलन और टुकड़े टुकड़े गैंग के संबंध को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसे स्पष्ट करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसान आंदोलन का फायदा उठाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग के मंसूबे कायम नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो किसान आंदोलन के बीच देश विरोधियों को रिहा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रविशंकर प्रसाद के अनुसार इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट किसान आंदोलन के समर्थन में आज उपवास रखने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए दी है और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि सभी किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास रखें। किसानों ने कल एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। उनका यह ऐलान सिर्फ उपवास तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने प्रेस वार्ता में भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के कई नेता किसान आंदोलन को गलत बताते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ी, सेलिब्रिटी सब इस आंदोलन का समर्थन करने किसानों के साथ प्रदेश की सीमाओं पर बैठे हैं। क्या वो भी खालिस्तानी है? आरटीजीएस से जुड़ी एक बड़ी खबर सरकार ने दी है। इस खबर के अनुसार आज से आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाएगी। आरटीजीएस के अनुसार अगर आप कोई बड़ी रकम अपने जानने वाले व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो आप आरटीजीएस पेमेंट मेथड के जरिए यह रकम भेज सकते हैं। इसमें आप 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि आज से 24 घंटे में कभी भी भेज सकते हैं। इस खबर से कई लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि बड़े लेन देन में जहां काफी समय लगता था, वहीं इस सुविधा के बाद काफी समय की बचत हो सकती है। राजधानी दिल्ली में ठंड की लहर का आगमन हो चुका है। एक दिन पहले हल्की बारिश के बाद राजधानी दिल्ली का तापमान न्यूनतम तापमान से 3.3 डिग्री तक गिर चुका है। इतना ही नहीं, अधिकतम तापमान भी 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इस तापमान के बाद 13 दिसंबर यानी रविवार का दिन पिछले 5 साल में सबसे अधिक ठंडा रहा है। कोहरे के कारण दिल्ली में दृश्यता काफी कम हो चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार 17 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान घटकर 8 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में हाथरस की गुड़िया के साथ कथित तौर पर हुए दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस की गुड़िया के साथ जो घटना हुई उसे दलित विचारधारा से जोड़कर सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन यह सांप्रदायिक दंगा खुद ब खुद हुआ था या किसी ने इसे भड़काने की कोशिश की थी? इस सवाल का जवाब अब सामने आ चुका है। इस मामले में सीएफआई का नाम सामने आया है। खबर यह है कि मसूद सीएफआई के लिए फंड जुटाता था और इसी फंड को जुटाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मसूद ने उत्तर प्रदेश के शहर बहराइच में युवाओं को सीएफआई और पीएफआई में शामिल करके दंगों को भड़काने के लिए उकसाया जा रहा था। बता दें कि हाथरस कांड से जुड़ा ये बड़ा खुलासा तब हुआ जब मथुरा के मांड से अतीकुर रहमान, आलम, सिद्दीक और मसूद को नोएडा यूनिट ने गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की थी। इस पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपने अपराधों को कबूल किया है और इस मामले से जुड़े बाकी लोगों का भी खुलासा किया है। इस मामले के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपको वो तस्वीरें जरूर याद आएंगी जिनमें इन दंगों को भड़काने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था। जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उस दौरान इन आरोपियों के कब्जे से आई एम नॉट इंडियन डॉटर के पैम्पलेट भी बरामद हुए हैं, जिनसे साफ तौर पर जन विरोध भड़काने की साजिश रची गई थी।
सीएफआई और पीएफआई का गढ़ अब बहराइच को माना जा रहा है, जिसके बाद सीएफआई पर अब कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। सीएफआई के महासचिव रऊफ शरीफ के पास से 2.21 करोड़ की धनराशि बरामद की गई है, जिसमें ईडी की जांच के अनुसार 31 लाख रुपए विदेश से आए थे। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसके बाद कुछ और नए बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि समाज से जुड़े मुद्दों को बढ़ावा देने वाला संगठन सीएफआई एक युवती के बलात्कार का सौदा कैसे कर सकता है? जिस मामले में युवती का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, उस संजीदगी भरे मामले को भी दो पक्षों का सौदा बना दिया गया। क्या जिस युवती का बलात्कार हुआ उसके परिवार में इतनी हिम्मत थी कि वो इस तरह की साजिश को बर्दाश्त कर पाए? एक बलात्कार के मामले को धर्म, समुदाय, जाति से जोड़ना और उसमें युवाओं को शामिल करके उसको बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा बनाना कहां तक सही है? क्या देश में ऐसे संजीदा मामलों पर होने वाले दंगों को भड़काने के पीछे ऐसे ही आरोपियों का हाथ है? और अगर है तो अभी कितने मामलों की तहकीकात होनी बाकी है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मीडिया दरबार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राष्ट्र दरबार में आज लेती हूँ आपसे अलविदा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दमदार खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।